कंपल्सरी ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट। सर कंपल्सरी ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आप इनकम टैक्स जब जमा करेंगे तो आप जमा करने से पहले सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट से इसको अटेस्ट करवा लें, चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवा लें, तभी हम आपके डिपॉजिट करने वाले हैं। तो सर कब आपको ऐसा है, अब छोटा बिजनेस, मेरी चाय की दुकान है छोटी सी, अब मैं इनकम टैक्स भरने से पहले क्या मैं चार्टेड अकाउंटेंट से इसको वेरीफाई कराऊंगा, तो वहां कैसे दूंगा? तो गवर्नमेंट ने एक सेल्स यानी टर्नओवर क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपकी इतनी सेल्स होती है, उससे ज्यादा एक्सीड करोगे, तब तो आपको चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो कहता है कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू द फर्निश्ड ऑडिट। और यहां पे 3-4 फॉर्म होते हैं, 3CA, 3CB, 3CD इसमें होता है। 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न, जब भी रिटर्न फाइल करना है उससे 1 महीने पहले आपको ऑडिट करा लेना है। आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो अगर आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम हो जाती है, अगर आप प्रोफेशन काम करते हो तो ग्रॉस रिसीट, नेट नहीं, ग्रॉस ग्रॉस रिसीट्स आपकी 50 लाख से ऊपर है तो भैया सीए से बात करके सिग्नेचर करा के उसे वेरीफाई करा लो। अगर आपका बिजनेस है तो आपका 1 करोड़ रुपए, अगर 1 करोड़ से ऊपर होगा तो भैया आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बोला गया कि अगर आपका बिजनेस है और आप जो है खर्चा जो करते हो वो 5% से कम करते हो, या इनकम जो है वो 5% से आपका कम है, यानी जो आप खर्च कर रहे हो और इनकम 5% से कम कैश में है, मतलब मैं जो भी पेमेंट करता हूं चेक से ही करता हूं भाई, जो भी सेल्स के पैसे आते हैं बोलते हैं भाई ऑनलाइन करो, कैश का चक्कर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा करके खुश होकर बोला कि भैया आपकी लिमिट हो गई है 10 करोड़ रुपए, मुबारक हो 10 करोड़ रुपए 1 करोड़ की जगह पे। अगर कैश रिसीट्स आउट ऑफ टोटल रिसीट्स अप टू 5% है और पेमेंट भी 5% है तो ये हो जाएगा। स्पेशल केस है जहां 1 करोड़ रुपए असेसिंग होगा, जहां पे 44AD और 44ADA जहां पे बेसिक एग्जामेशन मिल जाता है, वहां पे ये अप्लाई 1 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा टू ग्रॉस रिसीट्स को। तो ये अभी हम पढ़ेंगे। अब यहां पे है कि अकाउंट डीडी इज नॉट, मतलब कि कोई आपको अकाउंट में पैसे लेने का मतलब डिमांड ड्राफ्ट दे दे तो वो वैलिड नहीं है। पेटीएम, फोन पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एनईएफटी, आरटीजीएस ये सब अलाउड है, अकाउंट पे चेक अलाउड है, ये कहा गया है। अगर डीडी मिलता है, अ चेक डीडी नॉट एक्सेप्ट, अकाउंट पे इज ट्रीटेड एज अ कैश, अगर ऐसा कोई पैसा मिला तो उसे कैश ही मान लिया जाएगा। अब 44AD आया, बोला भाई तो जो बंदे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो कैसे टैक्स देंगे, उसको टैक्स देने का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। बोला कि भैया वो अब एक चाय की दुकान है, छोले भटूरे की दुकान है, छोटी कोई दुकानदारी है और वो अपना सब कुछ ऐसा बनाए तो पॉसिबल नहीं है ना, सब्जी वाला है नहीं बनाए। वो कहता है कि आपकी जितनी सेल होती है ये तो अंदाजा होता है, उस सेल के ऊपर आप 8%, 6% जैसे रूल मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से टैक्स दे देना। अगर आपके मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपका, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपकी सेल होती है 1 साल की, सपोज करो, तो आप मान लो 6%, अगर चेक से लेते हो तो 6% मान लो कि आपकी इनकम होगी। तो 1 लाख का 6%, 6,000 इनकम होगी जिसपे आपको टैक्स नहीं देना। 1 करोड़ होगा तो 6% यानी 6 लाख रुपए आपकी इनकम होगी और उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग फिर उस पर टैक्स दोगे। तो क्या कहता है एलिजिबल एसएससी कौन, किस किस को बेनिफिट में, रेजिडेंटल, एचयूएफ और रेजिडेंट फर्म के लिए, एक्सक्लूडिंग एलएलपी को मिलेगा। दिस सेक्शन एप्लीकेबल ओनली बिजनेस के लिए होगा। 44AE बिजनेस के लिए होगा, एजेंसी के लिए होगा और कमीशन ब्रोकरेज बिजनेसेस के लिए होगा। टर्नओवर आपके कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट 2 करोड़ तक ही बेनिफिट ले सकते हो। वेयर द अमाउंट, अगर आप डज नॉट एक्सीड, अगर आप एक्सीड 5% से ज्यादा, डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर रिसिप्ट, यानी आप जो पैसे ले रहे हो वो 5% से ज्यादा कैश में है ही नहीं, तो ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है साहब, 3 करोड़ कर दी गई। ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 3 करोड़, 2 करोड़ की जगह पे। ठीक है ना, ये अमेंडमेंट था 2023 के अंदर, अभी भी वही सेम चल रहा है, कोई बदलाव है नहीं। अब प्रिजिम्टिव, इसको बोलते हैं प्रिजिम्टिव, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिजिम्टिव। प्रिजिम्टिव मतलब कि एक तरीके से मान लो आपकी इतनी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स आप दे दोगे। अब बात करते हैं सर नॉट पेबल अकाउंट पे चेक, प्रिजिम्टिव इनकम, अगर आपका टर्नओवर जितना भी है आप 8% सरकार को उसके ऊपर इनकम मान के उस इनकम पे कैलकुलेट करोगे, लेकिन अगर आप पेमेंट जो अकाउंट पे ही में ले रहे हो वहां पे 6% पेमेंट मान के कर दोगे।
कहा गया एसएससी 44 एडी हायर इनकम, अगर ज्यादा देना चाहते हो 2 करोड़ से 3 करोड़ से जो भी है आपकी, तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट करना पड़ेगा आपको, जो कि रूल के अकॉर्डिंग है। इफ एसएससी डिक्लेयर इनकम प्रीवियस ईयर 44 डज नॉट डिक्लेयर इनकम 44 एडी द 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कि एक बार आपने इसको ऑप्ट कर लिया तो कंटिन्यू 5 साल तक ऑप्ट करोगे, बीच में अगर आप छोड़ देते हो प्रेजेंटेड बेसिस पे इनकम तो आप नहीं ले पाओगे। इसको देखो ऐसे समझो, इससे पहले वाला जो सेक्शन था ये कहता था कि भैया सीए से वेरीफाई करो, तो वहां पे बोला आपकी जो सेल होनी चाहिए वो 1 करोड़ होनी चाहिए और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख, और अगर चेक से लेते हो तो उसको 10 करोड़ कर दिया। यहां पे कहता है कि आप अगर सीए से वेरीफाई करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, तो आप एक काम करो ना, आप किसी से वेरीफाई मत करो, अपनी सेल निकालो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज निकाल के उस पर टैक्स जमा करा दो। तो वो बोलता है 44 एडी बिजनेस के लिए कि अगर आपकी 2 करोड़ रुपए तक इनकम होती है तो इस बेनिफिट को ले सकते हो, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी साल की इनकम रेवेन्यू है, इनकम बोल रहा हूं बार बार मैं, साल की रेवेन्यू है, तो मान लेते हैं कि आप तो अच्छी कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, ऑब्वियस है अपने भैया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, पीएनएल विंडल और सही तरीके से टैक्स दो। लेकिन 2 करोड़ से कम की आपकी सेल है तो आप एक काम करो, जितनी सेल है उसका 8% इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करके दे दो। लेकिन अगर आपको और बेनिफिट पहुंचा देते हैं, अगर आपकी इनकम जो है वो सारी चेक में आ रही है तो जितना पार्ट चेक में आ रहा है उस पर 6% ही मानना। ये प्रमोट किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा पेमेंट चेक के अंदर रिसीव करो। और इसके साथ साथ ये बोला गया कि अगर आप 5% से कम पैसा जो है वो चेक में कैश में लेते हो और 98% मान लो चेक में ही आ रहा है, तो जो ये 2 करोड़ की लिमिट है ना उसको 3 करोड़ बढ़ा के कर दिया गया है। 3 करोड़ तक आप ऐसे ही चलते रहना, हम नहीं बोलेंगे कि आप अपने वाउचर ये सब चीजें बनाओ एंड ऑल, ये चीजें कुछ बनाओ, लेकिन एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो 5 साल तक कर सकते हो, बीच में अगर ब्रेक करते हो तो 5 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं 44 एडीए, ये है प्रोफेशन के लिए। पहला था आप मतलब कि आंख बंद करा इतनी सेल और इतने परसेंट निकाला, भाई ये इनकम है। दूसरा यही है 44 डीए, ये छोटे व्यापारी के लिए। तो यहां पे जो बोला गया, फिर से अगेन इंडिविजुअल एलएलपी को नहीं रखा गया, ग्रॉस कितनी होनी चाहिए आपकी 50 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पेमेंट चेक से ले रहे हो तो वो ग्रॉस रिसीट्स को बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। और यहां पे एक मजे की बात बताऊं, सीधा 50% आपका टैक्स है। प्रोफेशन में तो सारा का कुछ लगता तो है नहीं सामान, तो 50% जो भी होगा उसका आपको करना पड़ेगा। अगर बोलते हो सर नहीं सर 50% से कम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, सीए से टेस्ट कराइए, फिर उसके हिसाब से दीजिए। अगर आप बोलते हैं मेरी इनकम तो 60% है तो आप दे दीजिए, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कुछ चीजें ध्यान रखना कि जब आप ये, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस फॉलो करते हो कि आप एक अंदाजा ले रहे हो कि 1 करोड़ की सेल है तो 8% यानी 8 लाख की इनकम है, 8 लाख की इनकम पे मैं टैक्स दे दूंगा, ऐसे सिचुएशन में आपको कोई खर्चा माइनस करना अलाउड नहीं होगा। आप डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन बनाओगे, मेंटेन करोगे, लेकिन अलाउड नहीं करोगे। 100% एडवांस टैक्स पेड 15 मार्च तक आपको कर देना होगा। कुछ ये रूल, एडवांस टैक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे 10,000 से ऊपर अगर टैक्स लाइबिलिटी बन रही होती है तो हम ये वेट नहीं करते कि साल एंड होगा, तो हमें पहले ही टैक्स को सरकार को जमा करना होता है। ये रूल है गवर्नमेंट का। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के केस में प्रेजेंटेड है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या कहता है देखो, इफ एसएससी एंगेज इन द बिजनेस, आपका प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग सच गुड्स, मतलब कि देखते हैं ना बड़ी बड़ी ट्रक चलते हैं, उनके लिए ध्यान रखना। हैवी गुड्स व्हीकल जिनके पास है उसको 1,000 रुपए पर टन के हिसाब से ग्रॉस व्हीकल वेट मान लेंगे, ठीक है। अदर व्हीकल के केस में आपका 7500 रुपए एवरी मंथ का आपका माना जाएगा। अगर मेरा टैक्सी मोटर है तो 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक टैक्सी का मैं मान लूंगा कि इनकम है, और अगर 10 टैक्सी है तो महीने की इनकम मेरी हो जाएगी 7500 इंटू 10 यानी 75,000, और साल का अगर मैं देखूं तो 9 लाख रुपए मेरी इनकम है, उसके हिसाब से भर दूंगा। लेकिन अगर बहुत जो हैवी सामान लेती है वहां पे टन के हिसाब से रखा गया। टन का मतलब है कि मेरे भाई के वहां पे जो है आपका किलो के, टन क्या होता है 100 किलो का 1 टन होता है, तो 1 टन के हिसाब से उसका वेट कितना है, उसकी कितना कैरी करता है, उसके हिसाब से पर टन आपका 1,000 रुपए लगेगा। आगे देखते हैं कि एसएससी कैन ऑल्सो डिक्लेयर हायर अमाउंट ऑफ रिटर्न इनकम सच
लेटर बिकॉज कंसिडरेशन इनकम, मतलब इससे हायर कर सकता है, बाद में देख लेंगे। इसके बाद कहता है मैक्सिमम कितने व्हीकल्स आपके पास होने चाहिए, अगर दिस सेक्शन एप्लीकेबल एसएससी ऑन मैक्सिमम 10 व्हीकल, 10 से नहीं, ऐसे नहीं 100 व्हीकल और आप के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना, 10 व्हीकल होना चाहिए। इनकम कंप्यूट इवन द व्हीकल्स इज नॉट पुट टू यूज, तब भी होगा। आपका बोल रहे हो सर मेरा तो टैक्सी है और वो तो चल ही नहीं रहा, खराब पड़ा है, तो इस पे भी लेना पड़ेगा आपको, अगर प्रेजेंटेड चल रहे हो तो। हैवी गुड्स वेट आपका नॉट एक्सीड 12,000 किलोग्राम से ज्यादा हैवी गुड्स व्हीकल्स मींस द गुड्स कैरी क्रॉस व्हीकल्स वेट, वेट मतलब व्हीकल्स का वेट और आपका सामान का वेट 12,000 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये सारी बातें को आपको याद रखना है। थ्योरी वाले में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको इसके हिसाब से करना है आपको, ठीक है। आ जाइए, पेमेंट टू द बोनस इंटरेस्ट कमीशन, अगेन वही बात है कि रेम्यूनरेशन, सॉरी कमीशन टू रेम्यूनरेशन, पेमेंट टू इंटरेस्ट बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कहता है अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, ध्यान रखना, कोई भी पेमेंट करते हो तो आपको कब कब अलाउड होगा, अगर किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह देते हो तो अलाउड है, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट पेड करते हो ऑथराइज पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो अलाउड है। इंटरेस्ट भी आपको कितना होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल लोन इंटरेस्ट कितना दे सकते हो, 12% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल पे या लोन पे, दोनों में से किसी पे दे सकते हो। रेम्यूनरेशन जो अलाउड होगा वो बुक प्रॉफिट के बेसिस पे होगा। यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, पुरानी वीडियो के अंदर चलो अपडेट कर दूंगा। बुक प्रॉफिट क्या होता है सर, बुक प्रॉफिट निकालने का एक प्रोसेस होता है कि आप जब कभी पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसकी कैलकुलेशन करते हो तो बुक प्रॉफिट के हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन कितना पीएनएल में डेबिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। तो बुक प्रॉफिट क्या कहता है कि जो पहले 6 लाख है और उसका तो 90% ले लो, और बाकी के या 3 लाख, इनमें से जो भी हमारा फर्स्ट होगा वो ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो बैलेंस बचा है उसका 60% ले लो। पहले क्या था, ये 3 लाख रुपए हुआ करता था और ये 1.5 लाख हुआ करता था। तो ऑन फर्स्ट 6 लाख का कैसे लोगे, या तो 90% या 3 लाख, जो भी हमारा होगा विच एवर इज हायर वो ले लेंगे, और बाकी जो बच जाएगा हमारा उसका 60% ले लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा बुक प्रॉफिट। हमारा जो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, अब मान लिया जाए, अब मैं कुछ एग्जांपल जब तक नहीं करूंगा तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट, अभी बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये बात नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो है 20 लाख का, ठीक है ना। तो बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले 6 लाख का 90%, तो 6 लाख का 90% होगा हमारा 6 का 90, 5 40 और 3 लाख, जो इसमें से हायर होगा यानी ये ले लेंगे, और बाकी 6 लाख तो यहां निकल ही गए, बचे कितने यहाँ पे 14 लाख। 14 लाख का हमारा 60%, 14 लाख का हमारा यहाँ पे 60%, 14 लाख का 60% यानी 840। तो आप जो रेम्यूनरेशन है वो मैक्सिमम 840 और प्लस में 540 यानी 13,80,000 दोनों पार्टनर को इतना ही आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। समझे बात, इस तरीके से निकालेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, मतलब प्रॉफिट वो वाला लो जिसके अंदर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन माइनस ना कर रखा है, यानी प्रॉफिट बिफोर पार्टनर रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट कहता है। जैसे कि मान लो आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेशन माइनस कर दिया, तो ये तो नेट प्रॉफिट आ गया, सही बात है। इसमें से वापस रेम्यूनरेशन ऐड कर दो तो जो ये प्रॉफिट होगा दैट इज बुक प्रॉफिट होगा, बुक प्रॉफिट होगा।